ओके, हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल द वेस्टिजियंस। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के स्पेशल सेशन के अंदर। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट दीपक मिश्रा, एरिया सेल्स मैनेजर यूपी वेस्ट, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम हमेशा आपके साथ जो वादा करते हैं उस तरीके के सेशंस आपके लिए लेकर के आते हैं। और आज एक स्पेशल सेशन हम आपके लिए लेकर के आए हैं जिसमें कि आपको बहुत सारा बेहतर एक्सपीरियंस होगा, बहुत सारी बेहतर चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। क्योंकि आज का जो सेशन है वो एक बार फिर से हम लेकर के आए हैं, आप कह सकते हैं एक बेहतरीन सेशन, मीट द यूथ, जो हमारे यूथ आइकन्स हैं पूरे इंडिया के अंदर, जो आज लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, यूथ को आप कह सकते हैं लीड कर रहे हैं। उस सेशन का सीजन 2, यानी सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड एक ऐसी लेडी के साथ हम लेकर के आ रहे हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र के साथ अपने बिजनेस की शुरुआत करी, लेकिन बहुत ही बेहतर तरीके से आज हर आयु वर्ग के लोगों को इंस्पायर कर रही हैं, बेहतरीन और शानदार तरीके से उन्हें बिजनेस सिस्टम के अंदर आगे लेकर के जा रही हैं। तो मैं आज आप लोगों के बीच में आज उन्हें इनवाइट करूंगा, उनके बारे में बहुत सारी जानकारियां हमें मिलेंगी, बहुत सारे चीजों पे हम बातचीत भी करेंगे। क्योंकि आज सेशन शुरू होने में थोड़ी सी काफी सारी टेक्निकल इश्यूज आ रही थी, लेकिन अब सेशन की शुरुआत हो चुकी है। तो मैं आप लोगों की शानदार और जोरदार हैंड रेस के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बेहतरीन यूथ आइकन नन अदर देन पूर्णिमा सिंह जी को। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूर्णिमा मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, मैंने आपको को होस्ट बना दिया है। Yes, thank you so much, sir, for inviting me. क्या मेरी वेरी गुड आवाज मॉर्निंग मैम। आप सभी पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन के अंदर। आज आप हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि एक हम स्पेशल सेशन करते हैं उसके अंदर। और आज बहुत सारी चीजें लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे। तो अब मैं दोनों, आप कह सकते हैं ना, जो लोग आज आपको सुनने आए उनके बीच में और आपके बीच में नहीं आऊंगा। आप जो है आज का सेशन प्रोसीड कर सकते हैं। जी मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यस मैम, आप ये सर आप मुझे स्पॉटलाइट में कर सकते हैं। श्योर मैम। Yes, ma'am, you can continue on, please. Yes, thank you so much, sir, for inviting me. And the very first thing is कि मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सभी लोगों ने मुझे सुनने के लिए 30 मिनट तक वेट किया। और यहाँ पे मैं आप सभी लोगों का कमेंट्स भी पा रही थी कि यस मैम, हम एंजॉय कर रहे थे कि आपके लिए वेट करना वो हम एंजॉय कर रहे थे। ये मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा वेट करना इतना ज्यादा रिस्पेक्ट जितना मुझे इस बिजनेस में मिला, मुझे नहीं लगता कि किसी और बिजनेस में ऐसा कुछ मिल सकता है। मैं किसी भी सेशन में, अगर आज मैं सेशन कर रही हूँ, पूरी जगह पे सेशन कर रही हूँ, तो वो 1000 पार्टिसिपेंट्स फुल हो जाता है। एंड ये देख के मुझे अंदर से लगता है कि यस, लाइफ में मैं कुछ कर सकती हूँ, लाइफ में मैंने कुछ किया है और अभी बहुत लोगों की लाइफ चेंज करनी है मुझे। इस बात का जो आप लोग मुझे इतना करेज देते हैं, ये पूरा जो करेज, जो हिम्मत मेरे अंदर आती है ना, ये सभी आप लोगों से आती है। जब से मैंने अपने चेक को गेन किया है, उसके बाद से मैंने कुछ ज्यादा सक्सेस सेमिनार नहीं करे क्योंकि लॉकडाउन सेशन लग गया, लेकिन 4 to 5 सक्सेस सेमिनार्स मैंने किए। और जैसा मैंने उनसे रिव्यूज लिया कि वन ऑफ द हाईएस्ट गैदरिंग मेरे सेशन में हुई, और ये सब हो पाया जस्ट बिकॉज आपके प्यार की वजह से। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच। क्या आप सभी लोगों को मेरी वॉइस क्लियर, क्या आप सभी लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? वॉइस क्लियर है मेरी? जी मैम, आपकी वॉइस क्लियर आ रही है।
बट थोड़ा सा वीडियो में थोड़ी इशू आ रही थी, बट नाउ इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं मैम, प्लीज कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सो मच सर। आप सभी लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है? थैंक यू। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को अपने बारे में बताना चाहती हूँ। यस, मेरा नाम जैसे सर ने बताया पूर्णिमा सिंह है और मैं इलाहाबाद मांडा से बिलोंग करती हूँ। मेरा जो बर्थ प्लेस है वो इलाहाबाद मांडा है और वहीं की मैं रहने वाली थी। और जब मैं कह सकते हैं कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती थी। लोअर मिडिल क्लास फैमिली आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से हट हट टाइप का मेरा घर था और उसी तरीके से मैं उस फैमिली में रहती थी। इवन हमने जो स्कूलिंग भी की हुई है, जो मैंने स्कूल अपना किया है, उसमें नर्सरी, प्री नर्सरी, केजी, ये कोई भी क्लासेस मैंने नहीं की हैं। डायरेक्ट फर्स्ट क्लास से मेरा एडमिशन हुआ था वहां पे और हमारे कम से कम 12 से 13 किलोमीटर दूर मेरा स्कूल हुआ करता था, सरस्वती विद्या निकेतन, जिसमें हम नीचे जो बोरी को मतलब जोड़ जोड़ के, बोरी को जोड़ जोड़ के नीचे चार पट्टी बैठती थी और उस पर बैठ के मैं पढ़ाई करती थी। हम जब काउंटिंग भी हमें जब काउंटिंग सिखाई गई थी तो काउंटिंग भी हमें मिट्टी की गोलियां जो गोल करके हमें चूल्हे में सेक के उसको मोटी कर लेती थी, बहुत कड़ी हो जाती थी, उससे मैंने काउंटिंग वगैरह सीखी थी। ऐसे फैमिली से मैं बिलोंग करती थी। और कहते हैं ना कि लाइफ में जब भी मैंने बहुत लोगों की बायोग्राफी सुनी है, बहुत लोगों के बारे में सुना है और जब भी उन्होंने कुछ अच्छा मुकाम हासिल किया है, तो हमने देखा है कि कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ ऐसे पड़ाव आ जाते हैं जिसमें आप अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते और जब वहां से निकलते हो, जब वहां से एक दृढ़ निश्चय करके निकलते हो, तभी लाइफ में कुछ ऐसा करके दिखाते हो जिसमें आप लोग आपका नाम याद रखें। तो मेरी भी लाइफ में कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि उस टाइम पे मैं आपको बताऊं कि फैमिली में मेरे पैसों की उतनी ज्यादा मतलब अच्छा नहीं था, पैसों का फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी। मेरे फादर जो थे वो पुलिस में थे, पुलिस में सिपाही की पोजीशन पे थे, तो घर पे आना बहुत ज्यादा हो नहीं पाता था, टाइम उतना ज्यादा नहीं मिलता था। और जहाँ बहुत लास्ट टाइम आया जब एक तरीके से मेरे जल्दी जल्दी मेरे फादर की तबीयत वगैरह भी खराब होनी शुरू हो गई। और जब मेरे फादर की तबीयत खराब हुई, मैं 8 साल की थी जब मुझे इस बात का पता चला कि मेरे फादर को लास्ट स्टेज लिवर कैंसर है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितने भी लोग यहाँ पे मेरे साथ में कनेक्टेड हैं, हम सभी लोगों ने बहुत लोगों को खोया है। हम सभी लोगों ने बहुत लोगों को खोया है और हम सभी जानते हैं कि जो फादर होता है वो एक बेटी की लाइफ में कैसी इंपॉर्टेंस रखता है। बेटी लाडली होती है अपने फादर की, अपने पापा की बहुत लाडली होती है और मैं भी अपने पापा की बहुत लाडली थी। मुझे कोई छू देता था तो मेरे पापा उसे बहुत डांट देते थे, ऐसी लाडली थी। और जब मैंने इस तरीके की सिचुएशन आई, लिवर कैंसर हुआ, 8 साल की मैं थी, उसके बाद में मेरी मम्मी ने बहुत लोगों के साथ बहुत लोगों से पूछा कि कुछ पैसों के अरेंजमेंट हो सकता है या कुछ वगैरह अरेंजमेंट हो सकता है। तो कहते हैं ना कि आप आज क्या सुन रहे हो कि पैसों की कमी है, आज मेरे पास में पैसे नहीं है। आप लोग आज बोलते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास में टाइम नहीं है। आप लोग आज बोलते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। आप सोच के देखो कैसा लगता है जब आपके सारे रिश्तेदार आपसे बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हारे पापा को बचाने के लिए। तब सोच के देखो कैसा लगता है। सोच के देखो मुझे कैसा लगा होगा जब मेरी उंगली पकड़ के मेरी मॉम सबके पास में गई होंगी और मेरे फैमिली को बचाने के लिए पैसे मांगे होंगे। कैसा लगता है उस टाइम पे? कैसा लगता है कि जब डॉक्टर बोलता है टाइम नहीं है? कैसा लगता है आप आज सुनते हो कि टाइम नहीं है? मैंने वो बहुत 8 साल की उम्र में ही सुन लिया था कि टाइम नहीं है। और 8 साल की उम्र में मैंने अपने फादर को खोया। जब मेरे फादर की डेथ हुई तो बहुत बहुत बुरी सिचुएशन हो गई थी मेरे फैमिली की। कोई पूछने वाला नहीं था, कोई करने वाला नहीं था। और जैसा कि हम यूपी फैमिलीज में बहुत सारे लोग इस बात को रिलेट भी करेंगे कि कभी किसी औरत का पति अगर चला जाता है या फिर एक बच्चे का बाप चला जाता है तो उसके जाने का जो पूरा पूरा जिम्मेदार जो है उसकी फैमिली बन जाती है। वो बीवी बन जाती है, वो औरत बन जाती है और वो बच्ची बन जाती है कि तुम्हारी वजह से वो गए हैं। ऐसा भी हमने उठाया और वो पूरी सिचुएशन ऐसी हो गई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। तब मेरे नाना ने मुझे वहाँ इलाहाबाद से लेके यहाँ लखनऊ लेके आए और लखनऊ में मुझे पढ़ने लिखने के लिए मेरा एडमिशन वगैरह कराया। मेरी कहते हैं कि एक माँ से ज्यादा पावरफुल कोई इंसान नहीं हो सकता,
कोई पर्सन, मैं नहीं समझ सकती कि माँ के से ज्यादा पावरफुल कोई पर्सन हो सकता है। मेरी मॉम जिस टाइम पे रोने मतलब एक तरीके से रो सकती थी, जिस तरीके से वो उस तरह परेशान हो सकती थी, शोक मना सकती थी, उस टाइम पे उन्होंने अपने बच्चों के लिए स्टैंड लिया। और उन्होंने कोई ऐसी वैसी नहीं, पुलिस की जॉब ज्वाइन की। पुलिस की जॉब भी ऐसे नहीं मिल जाती। मैंने देखा है अपनी मॉम को किस तरीके से उन्होंने जस्ट जस्ट फादर की डेथ के बाद में गोला फेंकने से लेके, दौड़ करने से लेके, बुलेट फायरिंग वगैरह करने से लेके, किस तरीके से वो सुबह उठ उठ के बार बार प्रैक्टिस करती थी कि किसी तरीके से मुझे पुलिस की जॉब निकालनी है, वरना मेरे बच्चों का क्या होगा। उस टाइम पे जब वो 25 की उम्र में थी, तब जाके मैं वो इस तरीके से वो कर रही थी। और मैंने देखा मेरे फादर की जब डेथ हुई थी, मेरे फादर जो है 32 एज में थे, ऐसी सिचुएशन उस टाइम पे आई हुई थी। और मैंने अपने मम्मी जो है वो मेरी 2 साल के लिए उन्होंने वो चली गई वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह में, उनका सिलेक्शन हुआ वहाँ पे और वो ट्रेनिंग में गई। उसके बाद में मैंने अपने नाना से पूछा कि नाना, जिस तरीके से बाकी बच्चे जो होते हैं, उन बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं उनको लेने आते हैं, जिस तरीके से उनको प्यार मिलता है, जिस तरीके से उनको ये सारी चीजें मिलती हैं, उस तरीके से मेरे साथ में कब होगा, उस तरीके से मेरे साथ में कब होगा। तो नाना ने कहा कि जब तुम अच्छे से पढ़ लिख के बहुत अच्छे मार्क्स लाओगी, बहुत अच्छी जॉब करने लगोगी, तब तुम अपने भाइयों को भी वो सारी चीजें दे सकती हो। मेरे भाई जब भी मैं उसको लेके जाती थी, अपने कमर पे बैठा के उसको लेके जाती थी स्कूल वगैरह, तो मेरे भाई, मैं उस गली से ही नहीं लेके जाती थी जिस गली में कभी आइसक्रीम का ठेला वगैरह लगा था, क्योंकि पता है कि भाई बहन दिला नहीं पाएगी, मैं नहीं लेके जाती थी। और उस टाइम पे मैंने जब अपने नाना से पूछा, नाना ने कहा कि यस, पढ़ना लिखना ही एक ओनली सोल्यूशन है जिससे तुम जॉब करके अपनी फैमिली को सब कुछ दिला सकती हो। तो मैंने एक जिद ठान ली कि नहीं, अब अगर यही एक रास्ता है जिससे मैं अपनी फैमिली को सब कुछ दिला सकती हूँ, और कभी भी मेरी लाइफ में ऐसा पॉइंट ना आए कि मैं अपनी फैमिली को खो दूं सिर्फ इस वजह से कि पैसे नहीं है घर में, ये कभी नहीं आएगा। और मैं अपना बेस्ट, जितना बेस्ट कर सकती हूँ उतना मैं बेस्ट दूंगी और कभी भी निराशा नहीं होने दूंगी। और मैंने अपना बेस्ट किया। अभी 10th क्लास में जो मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे वो 96 मार्क्स थे, 96% मार्क्स थे, क्योंकि जस्ट मैंने ठान लिया था कि अब तो ये करके दिखाना है। 96% मार्क्स मैंने स्कोर किया। 12th क्लास में अबव डिस्टिंक्शन मार्क्स थे मेरे। ट्यूशंस पढ़ाना शुरू कर दिया था मैंने 9th क्लास से, क्योंकि पॉकेट मनी मैं मम्मी से नहीं मांगना चाहती थी। बहुत सारी जरूरतें होती हैं, बहुत सारी स्कूल से रिलेटेड जरूरतें होती हैं जो हमें पूरी करनी होती हैं। आज के टाइम पे तो लोग 26 साल की उम्र में भी हो जाते हैं, फिर भी अपने मम्मी पापा से पैसे मांगने में उनको बिल्कुल शर्म नहीं आती है। मुझे बहुत आती थी कि किस तरीके से मेरी मम तीनों बच्चों को पढ़ा रही हैं और मैं खुद अपना पॉकेट मनी भी नहीं अरेंज कर पा रही हूँ। मैं ट्यूशंस पढ़ाने शुरू कर दिए थे। रात में कम से कम 4 घंटे ट्यूशन पढ़ाती थी अपने स्कूल से आने के बाद में। 4 घंटे ट्यूशन पढ़ा के मैंने अपना करना शुरू कर दिया। और मैंने एक बार के लिए सोचा कि चलो अपने लिए कुछ करते हैं, कुछ अपने लिए करते हैं, कुछ खुशी मुझे भी मिल जाए, कुछ मैं भी अपने लिए कुछ कर लूं। और मैंने अपना बेस्ट इंडिया लेवल पे जो बेस्ट फैशन डिजाइनिंग का कॉलेज था वो कॉलेज क्वालिफाई किया। और जब मैंने वो कॉलेज क्वालिफाई किया तो मैंने अपने मॉम से कहा कि यस, मैंने ये कॉलेज क्वालिफाई, बहुत खुश, ओवर खुश हो गई थी कि यार ये मैंने इतना बेस्ट इंडिया लेवल पे बेस्ट कॉलेज मैंने क्वालिफाई किया है। मैंने एनआईडी किया, निफ्ट मैंने ज्वाइन किया, मैंने पर्ल मैंने क्रैक किया। मैंने कहा कि इतने बेस्ट कॉलेजेस से मुझे ऑफर आए हुए हैं, इतनी खुशी की बात है। खुशी थी, मैं बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन मेरे मॉम के पास में वो 80,000 रुपए नहीं थे पर सेमेस्टर देने के लिए। मुझे उसको वहीं पे, उस ड्रीम को वहीं पे खत्म करना पड़ा। कहते हैं एक माँ से ज्यादा बुरा किसी को नहीं लगता जब वो अपने बच्चे को मना करती है कि मैं तुम्हें ये नहीं दिला सकती। और लेकिन उस टाइम पे ऐसा करना पड़ गया। और मेरे भाइयों को भी पढ़ाना था, उनको भी अच्छे स्कूल में डालना था, और उतने पैसे हमारे पास में नहीं थे। और कहते हैं जब लड़की और लड़के दोनों में से पैसा लगाने की बात आए तो बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो लड़के पे पैसा लगा देते हैं। तो क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी की हुई थी, तो मुझे अपना बीटेक करने का मौका मिला। बीटेक करने मैंने कॉम्प्रोमाइज किया कि नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं आगे। और 4 साल का जो बीटेक है उसकी फीस मैंने जो है वो 20,000 रुपीज करवाई। फी वेवर सीट पे मैंने स्टार्ट किया अपना बीटेक कॉलेज, और ऐसे ही लाइफ चल रही थी मेरी। और कहते हैं कि जब सारे रास्ते बंद हो रहे होते हैं ना, तो भगवान कोई ना कोई तो रास्ता दिखाई देता है। और यस,
मेरी लाइफ में जब मैं कॉलेज के 4th ईयर में थी, जब मैं हताश थी कि यार अब आगे क्या होगा, क्योंकि आप भी जैसे देख सकते हो कि ऐसी सिचुएशन आती है कि 12th क्लास में आप सीनियर्स को देख रहे होते हो, एक्सपीरियंस लोगों को देख रहे होते हो, टॉपर को देख रहे होते हो, आप देखते हो कि सब लोग उसी लाइन में लगे हैं 10,000 की, वही 10,000 की जॉब में लगे होते हैं। तो मेरा आगे क्या होगा, वो पर्सन मुझे जॉब क्यों देगा? या फिर एसएससी जेई बैंकिंग जो गेट की प्रिपरेशन होती है, इसके लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? क्योंकि मेरी फैमिली में तो मेरी मॉम और मेरे बस 2 छोटे भाई हैं, तो मैं कहाँ से पैसे ला सकती हूँ? घर की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। जब हम एक नंबर से भी छूट जाते हैं तो पैसे कहाँ से लेते हैं? घर से। फिर एक नंबर से दोबारा छूट गए तो फिर कहाँ से लेंगे? फिर से घर से लेंगे। तो ये ऑप्शन मेरे पास में नहीं था। आपने जैसा देखा कि लॉकडाउन के टाइम में आज कितने लोगों की प्राइवेट जॉब्स वगैरह गई, कितने लोगों की गवर्नमेंट जॉब की सैलरी कटी। क्या ये टाइम हमारी लाइफ में तब नहीं आता जब हमारे घर का अर्निंग पर्सन बीमार पड़ जाता है? मैं लॉयर हूं तो क्या मेरी जगह पे जाके कोई और केस लड़ सकता है मेरे घर का? मैं अगर डॉक्टर हूं तो क्या मेरी जगह पे जाके क्या सर्जरी कर सकता है? नहीं। क्या मैं इंजीनियर हूं तो क्या मेरी जगह पे कोई जाके मेरे घर का दूसरा इंसान घर बना सकता है? नहीं। तो मेरी रिप्लेसमेंट कोई नहीं। अगर मैं बीमार पड़ गई तो मेरे घर में पैसे कहाँ से आएंगे? जिस तरीके से मेरे साथ में बचपन में हुआ कि जब मेरे फादर ये तो बोलते थे कि तुझे अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरी मॉम से बोलते थे तुझे अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं हूं तुझे देखने के लिए, मैं हूं, मैं तुम्हें सब कुछ दिलाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम है तुम्हें देखने के लिए। लेकिन वो ये बताना भूल जाते हैं कि जब वो नहीं रहेंगे लाइफ में तब कौन होगा देखने के लिए, तब कौन होगा देखने के लिए। और ऐसा मेरे साथ में बचपन में हो चुका था। और जब ऐसी सिचुएशन चल रही थी और मेरी लाइफ में एक ऐसे पर्सन देवता बन के आए जिन्होंने मेरी लाइफ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी से मिलाया जिसने मेरी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया। और यस, वो पर्सन थे रजनीश कुमार रोशन एंड दिनेश करदम सर। यस, ये दोनों पर्सन मेरी लाइफ में आए और उन्होंने जो मुझे प्लान दिखाया वो प्लान था वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का। यस, वेस्टीज कंपनी का उन्होंने मेरे सामने प्लान दिखाया। और प्लान दिखाने के बाद में मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा मैं कहते हैं कि हमारी ज्वाइनिंग बहुत एक फॉलोअप में नहीं आई थी, बहुत सारे फॉलोअप हुए थे, क्योंकि मैं ऑलरेडी नेगेटिव पर्सन थी। मैं अपने दोस्तों को, कुछ लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ते हुए देख रही थी, कुछ लोगों को नहीं देख रही थी। तो मैं थोड़ी सी नेगेटिव थी और मैंने अपने अपलाइन से पूछना शुरू किया कि आप कैसे कह सकते हो कि ये नंबर 1 कंपनी है? कैसे? भाई हर कोई इंसान अपने आप को नंबर 1 ही तो कहेगा, कौन नंबर 2 तो कोई कहता ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो नंबर 1 कंपनी है? तो उन्होंने बोला कि जो कंपनी पूरे वर्ल्ड में टॉप 100 में भारत की इकलौती ऐसी कंपनी हो जो भारत की हो, तो वो इंडिया में कौन सी पोजीशन पे होगी? मैंने कहा यस, नंबर 1 पे। तो उन्होंने मुझसे भी मुझे बताया कि आज, मैंने कहा कि कैसे आप बोल रहे हो कि इतने पैसे लोगों के आते हैं, कैसे ये कह रहे हो यहाँ से इतने पैसे आते हैं, कोई प्रूफ है वगैरह है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, जिस लाइन में तुम काम करते हो, मैं सबका चेक तो नहीं दिखा सकता, लेकिन जिसमें तुम स्टार्ट कर रहे हो उस ग्रुप में सारे अप्लायंस का मैं तुम्हें चेक ट्रांजैक्शन के साथ में 6 महीने का दिखा सकता हूँ। और जब मैंने उनके ट्रांजेक्शन देखे और मैंने देखा कि यार ये पर्सन कर सकते हैं, तो मुझे एक विश्वास आया कि मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन एक क्वेश्चन ने मेरा जो ज्वाइनिंग जो है वो मेरी डन करा दी। वो एक सिंगल क्वेश्चन था, फिर भी मैं मन में बहुत डाउट्स में थी, बहुत, क्योंकि कहते हैं ना कि एक दिन में आप सब कुछ नहीं सीख सकते, आप एक दिन में इंजीनियरिंग का पूरा पूरा नहीं जान सकते। तो मैं भी थोड़े डाउट्स में थी कि क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अलग अलग चीजें थी। लेकिन एक क्वेश्चन ने मेरी ज्वाइनिंग कर दी। वो क्वेश्चन मेरे अप्लाई ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारे पास में पैसिव इनकम कमाने का कोई सोर्स है? मैं मानता हूं तुम नहीं करोगी, लेकिन तुम जहां से सामान लेके आ रही हो, क्या वहां से तुम्हें कोई भी इनकम आ रही है? या फिर कोई और सोर्स है तुम्हारे पास में जहां से तुम्हारे बाद में भी तुम्हारी फैमिली को इनकम आए? क्या कोई सोर्स है? और इस क्वेश्चन ने मुझे मुझे ये सोचने मजबूर कर दिया कि जहां मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, यस दिस इज द ऑप्शन, और ये ऑप्शन है, तो अगर ये पर्सन कर रहे हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। और इस विश्वास के साथ में मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया 6 जून 2018, सॉरी 6 जून 2018 में मैंने इस बिजनेस की ज्वाइनिंग की। और जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो आप कह सकते हो कि आपको बहुत शुभ चिंतक मिल सकते हैं, जिनको आपकी मतलब आपकी खुशियों में बहुत चिंता होने लगती है, आपके शुभ होने में बहुत चिंता मिलने लगती है। और मुझे उस टाइम पे किसी ने नहीं बताया कि मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना जब बच्चा पैदा होता है तो उसे कोई बता सकता है कि यार तुम ये काम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, कोई नहीं बताता, वो अपने आप ही गिरता भी है, उठता भी है, गिरता भी है, उठता भी है, उसको कोई नहीं बताता।
उसी तरीके से मुझे जब मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया, मुझे कोई बताने वाला ही नहीं था कि तुम ये बिजनेस को नहीं कर सकती हो, क्योंकि उस टाइम तक तो मुझे लगता था कि मैं इस बिजनेस को कर सकती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं घर पे पहुंची और घर पे मेरा स्वागत हुआ, और मैं क्योंकि प्रोडक्ट्स लेके घर पहुंची थी, क्योंकि मुझे पता था कि भाई मैं पूछने जाऊंगी तो समझा नहीं पाऊंगी, और समझाने में बिल्कुल दिक्कत हो जाएगी। 1 घंटे की चीज कोई 2 मिनट में नहीं समझा सकता। तो मैं सामान लेके घर पे पहुंची, और जब घर पे पहुंची तो मेरी मम्मी जो कि पुलिस सब इंस्पेक्टर बन चुकी थी, उन्होंने मेरा स्वागत किया, और उन्होंने मुझे बोला कि ये क्या तुम सामान लेके आई हो, ये कहाँ से तुमको किसने बोला था ये सब सामान खरीदने के लिए। उन्होंने कहा अधिकारी की लड़की अधिकारी बनेगी, ये तेल साबुन शैम्पू का बिजनेस नहीं करेगी, ये सामान जहां से ले आया है वहां से लेके जाओ, वरना तुम भी बाहर चली जाओ। इस तरीके से मुझे डांटा, बहुत डांटा, बहुत ज्यादा हाईली डांटा, और एक कह सकते हो कि आप कि एक तरीके से पुलिस का डंडा मेरे ऊपर ही चल गया। वो सिचुएशन हो गई थी। मुझे लगा कि मैं मम्मी के लिए कर रही हूँ और मम्मी नहीं मान रही है, कितना बुरा हो गया मेरे साथ में, और मैं खुद ही रो रही थी। और जब वो सिचुएशन आई, लेकिन एक चीज मुझे पता थी कि नाना जी कहते थे जो मैं नहीं कर पाया अपने बच्चों को कराऊंगा, मम्मी कही जो मैं नहीं कर पाया अपने बच्चों को कराऊंगा। तो मुझे ये नहीं कहना था आगे चल के कि जो मैं पढ़ाई नहीं कर पाई मैं अपने बच्चों को कराऊंगी। कैसे, जब रास्ता तो सेम है ना, रास्ता तो वही सेम है, तो रिजल्ट भी सेम ही आएगा। तो अगर मुझे अपनी फैमिली की दशा बदलनी है तो दिशा को तो बदलना ही पड़ेगा। और मैंने इस बिजनेस में काम करना शुरू किया। और जब मैं आपको स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी कि जब मैंने इस बिजनेस को शुरुआत की और बिजनेस को ज्वाइन किया, तो मैंने काम करना शुरू किया। बहुत सारे चैलेंजेस आए, आपको पता है बीइंग अ गर्ल, मैं सुबह मेरा शेड्यूल, आज भी बोलते हैं कि मेरे पास में टाइम ही नहीं हो पा रहा है, काम करने का टाइम ही नहीं हो पा रहा है। मैं आपको बताऊं, जब आपके घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं और उनको घर तक छोड़ने के लिए, उनको स्टैंड तक छोड़ने के लिए क्या आप टाइम निकालते हैं? यस, आप टाइम निकालते हैं। हर चीज के लिए आप टाइम निकालते हैं, डॉक्टर को ले जाने के लिए टाइम निकालते हैं, इधर जाने के लिए टाइम निकालते हैं। जानते हैं क्यों निकालते हैं, कैसे निकाल पाते हैं? क्योंकि आप उस टाइम को निर्धारित करते हैं कि मुझे ये टाइम ये काम करना ही करना है और इस टाइम पे करना है। मेरी 7 बजे की ट्रेन है, 7 बजे की ट्रेन में छोड़ना है, ये आप निर्धारित करते हैं। मेरा सुबह का शेड्यूल था, सुबह घर में खाना बना के 10 बजे, 9 से 10 बजे का मेरा कॉलेज हुआ करता था। कॉलेज में जाती थी, 5 बजे आती थी, और 5 बजे के बाद में 6 बजे से मेरे ट्यूशन शुरू होते थे। 4 घंटे में ट्यूशन पढ़ाती थी, 10 बजे मैं घर पे आती थी, और ये मेरा रेगुलर शेड्यूल था क्योंकि मैं पढ़ाती थी। और इस शेड्यूल के बीच में जब मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया और मैंने तय किया कि मुझे ये काम करना ही करना है, तो मैंने कैसे किया? जब मैं सुबह खाना बना के घर से निकलती थी, तो मैं अपने आसपास में कॉलेज में ही प्रोस्पेक्टिंग वगैरह करना शुरू कर दिया था मैंने। जब मेरा लंच टाइम हुआ करता था, जब कैंटीन, कॉलेज की कैंटीन में मैं बैठ के प्लान्स वगैरह दिखाती थी, बहुत सारे लोगों को प्लान्स मैंने कॉलेज की कैंटीन में बैठ के दिखाए। और जिस तरीके से दोस्त लोग बोलते हैं ना बाहर मिल, ऐसे करके बोलते बाहर मिल देख लेंगे ऐसे वगैरह करके, उसी तरीके से मैं भी बोलती थी कि चलो डीएलसीपी पे मिलते हैं। जैसे ही प्लान मेरा खत्म होता था कि कॉलेज के बाद में डीएलसीपी पे मिलते थे, तो डीएलसीपी वगैरह मेरे कॉलेज के पास ही में था, तो वहां पे डीएलसीपी में मैं लेके जाती थी। और वहां पे मैं अपने साथ में किसी न किसी एक एसोसिएट को रखती थी, कि ये पर्सन देखे कि मैं प्लान कैसे दिखा रही हूँ। क्योंकि मेरा मानना ये है कि सीखने से भी ज्यादा और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिखाते कैसे हैं। अगर ये पर्सन कोई जान जाए ना, तो ये और भी अच्छा हो जाता है। और वहां से मैं ज्वाइनिंग्स मैंने कराना शुरू किया। बहुत सारे चैलेंजेस घर में आ रहे थे, बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, बहुत मम्मी बोल रही थी, बहुत 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 ज्यादा बोल रही थी, और मुझे बार बार लगता था कि यार ऐसा क्यों। लेकिन एक चीज थी जो मेरे अपलाइन ने, कह सकते हैं कि हेल्पलाइन दे रखी थी। आवर अपलाइन इज आवर हेल्पलाइन, जो मतलब पूरे टाइम अवेलेबल होती है 24/7। उन्होंने मुझसे ये कहा था कि कभी भी कोई भी दिक्कत आए, तो बस मुझे कॉल कर लियो एक बार। मुझे बस यही आता कि जब जब मेरे लाइफ में कोई भी चैलेंजेस आए, मेरी पहली कॉल मेरे अपलाइन को गई है। क्योंकि मुझे पता है कि एक माता पिता के बाद में यही एक पर्सन है जो मुझे हमेशा आगे बढ़ाना चाहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि ये पर्सन गिर जाए, इसका काम ना बढ़े, इसकी इनकम ना बढ़े, ऐसा वो कभी नहीं चाहेंगे। और यही मुझे आगे बढ़ा सकते हैं, और अगर ये आगे बढ़ सकते हैं तो मैं भी आगे बढ़ सकती हूँ। ये चीज मुझे क्लियर थी। और उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने माइंड में ये सोचो कि काम कैसे, जब तक आप करके नहीं दिखाओगे ना,
तब तक आप कभी एग्जाम्पल बन ही नहीं पाओगे। और जिस तरीके से आपकी मॉम आपके लिए एग्जाम्पल है कि उन्होंने कभी क्विट नहीं किया, उन्होंने कभी हार नहीं मानी, उस तरीके से आपको भी एग्जाम्पल बनना है कि आप भी कभी हार ना माने। आपकी बेटी भी आपसे ये बोले कि नहीं, मेरी माँ कभी हार नहीं मानती। और मुझे क्विटर्स की लिस्ट में बिल्कुल भी शामिल नहीं होना था। ना मेरी मॉम ने कभी हार मानी और ना उनकी बेटी ने कभी हार मानी। इस तरीके से मैंने काम करना शुरू किया। और जब मैंने वर्किंग में आने लगी तो मेरा पहले महीने का जो मेरा चेक था वो 139 रुपीज था ओनली। 139 रुपीज का मेरा चेक आया। और 139 रुपीज देख के मेरे जो दोस्त लोग जो बहुत हंसी मजाक, तो कह रहे पूर्णिमा तू क्या कर रही है अपनी लाइफ के साथ में, कैसी बन गई है, देखो तुम्हारे बाल वाल कैसे हो रहे हैं, इधर कभी इधर जाती रहती, कभी इधर आती रहती है, ये सब क्यों कर रही हो। इस तरीके से वो मुझे बोलते थे। और 139 रुपीज, यार इतने तो मेरे से ही ले ली होती, इतना तो मैं ही दे देता, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी। तो मैंने उनसे बोला कि जितना रुपए लेके आप दुकान में सामान लेने जाते हो ना, उतना तो मेरा कैशबैक आता है। मैंने इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से एक चीज समझ ली थी कि यार ये 3 साल का बिजनेस है और पहले साल मुझे पूरा पूरा फोकस करना है सीखने पे। कुछ भी नहीं सोचना है कि कितने रुपए आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं सोचना है, बस इतना काम करना है सीखने पे। क्या कभी इंजीनियरिंग एक साल करने के बाद में आपको पैसा देती है? क्या कभी इंजीनियरिंग 2 साल करने के बाद में आपको पैसा देती है? लेकिन 2 साल आपने बहुत मेहनत से इंजीनियरिंग की, बहुत मेहनत से आपने इंजीनियरिंग की 2 साल तक। लेकिन क्या 2 साल करने के बाद में आपको इंजीनियरिंग पैसा दे सकती है? नो। 3 साल करने के बाद दे सकती है? नो। जब तक आप उसे कंप्लीट ना कर लो और एग्जाम में पास ना हो जाओ, तब तक वो आपको पैसा नहीं देती है वो डिग्री, राइट। उसी तरीके से मैंने भी इसको 3 साल के कोर्स किया और हर महीने ही पैसा दे रही थी ये कंपनी तो। और मैंने सीख के काम करना शुरू किया। धीरे 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 मेरा जो नेटवर्क है वो बिल्डअप होना शुरू किया पेशेंस के साथ में। मुझे एक बात पता थी कि इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती है कि पहले 20 to 40 मिनट का कोर्स है और 3 साल तक मुझे यही बोलना है। इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती कि 20 to 40 मिनट का कोर्स है और यही 3 साल तक बोलना है। रट जाता। जैसे हम कभी सेकंड क्लास में जाते हैं तो सोचते हैं यार फर्स्ट क्लास में मैं टॉप कर सकता था, इतना इजी था फर्स्ट क्लास। उसी तरीके से मुझे भी लगा कि यार 20 मिनट्स का कोर्स, 20 to 40 मिनट्स की बातें, ये तो रट के मैं कितना सुना सकती हूँ। फिर दूसरी बात मुझे समझ में आई, यार यहाँ पे तो एग्जाम पेपर पहले से ही लीक है। मतलब कुल मिला के लोगों के जो क्वेश्चंस आएंगे मेरी इनकम की ग्रोथ के बारे में आएंगे, उसमें 12 ही क्वेश्चन है, सिर्फ 12 क्वेश्चन। टाइम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, पैसा नहीं है, यही सब लोगों की दिक्कतें होती है छोटी मोटी। और जो क्वेश्चन को सॉल्व करता है वो मैनेजर होता है। मुझे ऐसा लगता है जब किसी भी कंपनी में आप जाओ, जिसको जो क्वेरीज हैंडलिंग करना जिसको बहुत अच्छी तरीके से आता है, वो ऊपर पोजीशन पे होता है। मैंने कहा ये पोजीशन तो चाहिए। क्वेश्चन पेपर पहले से ही लीक है, 12 ही क्वेश्चन है और 12 क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और उसको मैंने ज्यादा टाइम नहीं लगाया। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट सी सीख जो मुझसे सुन के सच्ची में सीखना चाहते हैं ना, लेकिन उनको मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे पूरे जो अभी 3 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं 6 जून को, उस पूरे 3 साल में जो मेरे बिजनेस का आधार क्या रहा है। ये सब मेरे वर्ड्स में आपको थोड़ा सा ज्यादा हिंदी दिखेगा क्योंकि आजकल मैं महाभारत और गीता पढ़ रही हूँ, तो इस वजह से आप थोड़ी सी हिंदी निकल सकती है मुझसे। एक बहुत मेरे बिजनेस का आधार रहा है। वो आधार क्या रहा है? वो ये रहा है कि मैंने हमेशा देखा कि लाइफ में आपको ऑप्शंस मिलते हैं। आप यहाँ पे हो क्योंकि आपने वेस्टीज सेलेक्ट की। आप यहाँ पे हो क्योंकि आपने वेस्टीज सेलेक्ट करने का डिसीजन लिया। ये मेरी बात उसी को समझ में आएगी जो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सोचेगा, उसके बारे में उसको सुनेगा, अदरवाइज दिमाग से स्किप कर जाएगी। आप सभी लोगों के साथ में कोई भी जबरदस्ती नहीं की गई थी, कोई भी। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके साथ में जबरदस्ती की गई थी, नो, आपके साथ में जबरदस्ती नहीं की गई थी। आपको याद है, आपको LIC के भी कॉल आते हैं, आपको याद है आपको क्रेडिट कार्ड के भी कॉल आते हैं, आपको डोनेशन करने के भी कॉल आते हैं, आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं जो आपको हेल्प मांगते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं जो अलग अलग पैसे मांगते हैं। ये आपने डिसीजन लिया था कि मुझे वेस्टीज करनी है। ये किसी ने आपका डिसीजन बनवाया नहीं था, ये आपने डिसीजन लिया था कि मुझे वेस्टीज करनी है। अब जब हमने डिसीजन बना लिया था कि यस हमें वेस्टीज करनी है, तो हमने क्या किया?
हमने क्या देख के वेस्टीज को ज्वाइन किया था? हमने उन सक्सेसफुल लोगों को देख के वेस्टीज ज्वाइन किया जिन्होंने एक सही डिसीजंस बनाए, राइट? मैंने कुछ अपनी लाइफ में चॉइसेस बनाई थी जब मुझे बिजनेस में आई थी। मेरे अपलाइन ने मुझे ऑप्शन दिया था, अपने अपने चॉइसेस दी थी। लाइक उन्होंने कहा कि IPFC तैयार कर लेना, ये आपको आगे बढ़ाएगा। इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग, ये आपके बिजनेस में बेस है, इसको आप तैयार कर लेना। मैंने उसको डिसीजन बनाया कि वो मुझे 1 दिन में तैयार करना है। मैंने उसको डिसीजन बनाया कि 1 दिन में तैयार करना है। मेरे अपलाइन का डिसीजन अलग था, मेरा डिसीजन अलग था, आपका डिसीजन अलग हो सकता है। रिजल्ट तो देख के आप मेरे आए हो, डिसीजन लेकिन अपने बना रहे हो। रिजल्ट आप देख के मेरे आए हो, डिसीजन आप अपने बना रहे हो। क्या ऐसा हमारे साथ नहीं होता? अपलाइन हमें अपनी जो चॉइसेस उन्होंने बनाई होती हैं, अपने जो डिसीजंस लिए होते हैं, उसके बेसिस पे उनका चेक क्यों आ रहा है वो आपको बताते हैं। वो आपको बताते हैं वो काम आपको कब करना है, कितने टाइम में करना है, या करना है कि नहीं करना है, ये कौन डिसाइड करता है? ये आप डिसाइड करते हो कि वो काम मुझे करना है या नहीं करना है। अगर यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो उस बात को अगर समझ पाए कि मेरे अपलाइन ने मुझे जितनी बातें बोली, क्या मैंने उसको 1 दिन में करके दिखाया था, 2 दिन में करके दिखाया था? क्या वो 40 मिनट्स की प्रेजेंटेशन में 1 दिन में रट के सुना सकती थी? क्या वो 12 क्वेश्चन में 12 दिन में तैयार कर सकता था? यस, आप कर सकते थे। आप बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड कर सकते थे। आपके अपलाइन ने अपने डिसीजंस आपको बताए थे, लेकिन आपने अपने डिसीजन बना लिए। रिजल्ट तो आपने अपलाइन का देखा, लेकिन डिसीजंस आपने खुद के बना लिए। और जब आपने खुद के डिसीजन बना लिए तो आपको अपने मुताबिक जो आप चाहते थे वो रिजल्ट नहीं मिला। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो मुझे सुन रहे होंगे, जो लोग मुझसे कनेक्टेड है, और 997 पीपल आज अभी भी मेरी बातों को सुन रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं कि आप सभी लोग, जितने भी लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं 3 साल से ज्वाइंट हूँ, 4 साल से ज्वाइंट हूँ, 2 साल से ज्वाइंट हूँ, 1 साल से ज्वाइंट हूँ, 1 महीने से ज्वाइंट हूँ, 2 महीने से ज्वाइंट हूँ। क्या आप सच्ची से सोच के बताओ कि क्या आपने 3 साल काम किया है? अगर मैं हर दिन को 6 घंटे मानूं, और आपने क्या हर दिन 1 घंटा भी दिया है आपने बिजनेस में? क्या आपसे बहुत महीने छूट नहीं गए? आपको कई ऐसे भी दिन बीते होंगे जिसमें आपने 1 भी घंटे काम नहीं किया होगा। तो क्या सच में आपने 1 साल काम किया है? क्या सच में आपने 1 महीने काम किए हैं? मैंने बहुत ज्यादा काउंट किया तो मुझे लगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 महीने ही बस काम किए हैं, लेकिन उन्होंने अपना एक्सपीरियंस 1 साल काउंट कर लिया है। नो, इट्स नॉट। यही मेरे बिजनेस का आधार बना। मेरे अपलाइन ने जो मुझे बताया अपने डिसीजंस, उनको मैं अपना डिसीजन बनाती चली गई। उन्होंने शायद उसको काम को करने में 1 साल लगाया होगा क्योंकि उन्होंने अपने डिसीजन बनाए थे, लेकिन जब से ही उन्होंने मुझे बताया वैसे ही उसको मैंने अपना डिसीजन बना के उस काम को 1 दिन में करने का सोचा। मेरी प्रैक्टिस मेरी लेट हो सकती है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेट से आ सकता है। मैं आपको बता दूं, 130 लड़कों की क्लास में मैं 3 लड़कियां थी, और इतनी ज्यादा मेरे अंदर इतनी शाइनेस थी, इतनी। क्या आप सभी लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है आप लोगों को मेरी? यस मैम, आपकी वॉइस आ रही मैम। ओके, राइट। वाईफाई मेरा क्लोज हुआ है। तो सबसे पहले हमें ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर करनी है कि हमें अपने अपलाइन की बात हमने किस तरीके से जल्दी से माना, और जब हमने माना तो हमें रिजल्ट और भी जल्दी मिले। अच्छा, यहाँ पे जब आप लोग ज्वाइन करते हो ना, तो आपको बोला जाता है कि आपको टाइम फ्रीडम है, आप किसी भी टाइम बिजनेस कर सकते हो। आपको ये भी बोला जाता है कि आपके ऊपर है, कोई प्रेशर नहीं आएगा, कोई टारगेट नहीं आएगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि क्या अगर मैं आप सभी लोगों के पास में, यहाँ पे अगर सभी लोग अटेंटिव है ना, तो मैं आप लोगों का हैंड रेज एक बार इसलिए चाहूंगी कि मुझे बस एक बात बताएं कि अगर आप सभी लोगों के पास में 5 रुपए तो पक्का होंगे, 5 रुपीज पक्का होंगे। क्या 5 रुपीज अगर मैं आपसे बोल दूं कि इस पर्सन को देना है, दे देना? ये नहीं बताया कल देना है, परसों देना है, नरसों देना है, कब देना है, मैंने बस कहा दे देना। कितने लोगों को ये लगता है
कि वो 5 रुपीज एक दिन में आ जाएगा और सब लोग दे देंगे। यहाँ पे 998 लोग हैं, सब लोग 5 रुपीज दे देंगे। कितने लोगों को रखता है, एक बार हैंड ले कि 1000 पीपल का, पूरे लोगों का एक ही दिन में आ जाएगा, पूरे लोगों का एक ही दिन में आ जाएगा। कितने लोगों को लगता है? और जितने लोगों को नहीं लगता है वो लोग हैंड लोअर भी कर सकते हैं। कितने लोगों को लगता है कि एक ही दिन में आ जाएगा? मैं आपको बता दूं, नहीं आता। जिस टाइम का आप टाइम निर्धारित नहीं करते ना, वो टाइम आता ही नहीं। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको मैं बोल दूं ना कि कभी भी आप भर सकते हो, तो शायद भरोगे ही नहीं। आप उसको डिसाइड ही नहीं करते हो कि कितने टाइम में उसे करना है। और जब आप ये नहीं डिसाइड करते हो तो आपको अपने मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता है जो आप चाहते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन आप करते नहीं है। यहाँ पे अगर सर दीपक सर आप अगर मेरे साथ में थोड़ा सा कम्युनिकेट करो तो मैं एक बात और क्लियर करना चाहूंगी। श्योर मैम, आई एम हियर विद यू। जी मैम। सर आपको सबसे ज्यादा पसंदीदा गेम कौन सा है आपका? मेरा पसंदीदा गेम क्रिकेट। क्रिकेट है सर। आपका क्रिकेट बहुत पसंदीदा गेम है सर। मैं उसमें वर्ल्ड कप मतलब खेलना चाहती हूँ, जैसे लेडी क्रिकेट होता है ना सर, मैं खेलना जी चाहती हूँ। मैम। ठीक है जी सर, मुझे वर्ल्ड कप जीतना है। मुझे बस आप इतना बता दो कि क्या मैं रैकेट से खेल सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, आपको सही इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, सही टूल्स की जरूरत पड़ेगी। सर मैंने आपको पैसे दिए हैं ना सिखाने के, पैसे दिए ना सिखाने के मैंने आपको, क्या आप मुझे सिखाओगे? जी जी मैम। हमको रैकेट से खेलना है, हमारे पास यही अवेलेबल है, अब हम क्या करें? अब इसके लिए पैसे लेने जाएं हम? हमको तो रैकेट से खेलना है सर। यही होता है मैम, अक्सर ये चीज आती है लोगों के बीच में कि दे डोंट वांट टू, कह सकते हैं ना कि एडजस्ट नहीं करना चाहते, यानी चीजों के सामने जो सर जो अभी बने रहिए, रिक्वायरमेंट अभी होती है उसे बने पूरा रहिए, नहीं अभी करना बने चाहते। रहिए, बने रहिए सर, अभी आपको सारे जी आंसर मिलेंगे सर। जी मैं चौका मारूंगी, ठीक है ना? जी बाउंड्री के बाउंड्री के एक बित्ता पहले, एक हाथ पहले मेरी बॉल रुक गई, एक हिस्सा पहले, है ना? मुझे रन दीजिए सर, मुझे 3 रन तो चाहिए कम से कम, क्योंकि एक बित्ता पहले रुकी है। जी देख लीजिए, जी 3.5 अंक तो मुझे मिलने ही चाहिए। चौके में बस एक बित्ता बस रह गया गॉट है इट कि नहीं सर? मैम, मिलेंगे समझ कि गया नहीं मैं। मिलेंगे ये बताइए पहले। मिलेंगे कि नहीं? मिलने चाहिए थे कि नहीं? अब मैं नहीं नहीं खेलूंगी मिलेंगे। आपसे। आप कोच ही सही नहीं हो सर, ये गलत बात है, एकदम गलत बात है। आप कोच ही नहीं सही हो। मेरे को 3.5 अंक तो देने चाहिए थे। वो गली क्रिकेट में जो भैया हाँ, खेलते थोड़ा हैं वो 3.5 थोड़ा अंक सा रह देते गया हैं। था। वो गली क्रिकेट में जो भैया खिलाते हैं वो हमको 3.5 अंक दे देते हैं, आप हाँ नहीं देते हो। ऐसे कैसे चलेगा सर? जब 2000 पीवी मेंटेन नहीं होता है ना, और 200 पीवी मेंटेन होता है, तो कहते हैं 200 पीवी का तो पॉइंट दो मुझे, 200 पीवी का तो दो मुझे, है ना सर? और आपको मैं बताऊं, जी मैम, बिल्कुल होता है बिल्कुल। ना, मैम ये हर महीने की कहानी है। हिट विकेट होता है ना, हिट जिसपे मतलब हम पीछे अपनी विकेट पे अगर मार ले तो हिट विकेट हो जाता है। आई थिंक सो ऐसा ही होता है ना सर? वो हाँ जी, गलती से हो जाता है ना, तो हाँ, उसमें छोड़ तो देना ऐसा चाहिए। हो जाता है, उसको आउट मानना है। ठीक है, वो आउट आपको नहीं मानना है सर, ये काम नहीं चलेगा। हम ऐसे नहीं खेलेंगे सर, ऐसे नहीं चलेगा। आप मुझे ऐसे ही सिखाइए, ऐसे ही। सर इतना प्लान, इतना बार तो आप मुझे बैट बल्ला चला रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है क्रिकेट को खेलने के लिए सिर्फ क्या करना होता है, बैट बल्ला ही तो चलाना होता है। कुछ लोगों को लगता है वैसे करने में क्या है, सिर्फ 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 दुकान बदलनी है ना? है ना? कुछ सीखना नहीं है, कुछ करना नहीं है, दुकान ही बदलवाना है। और दूसरों को जब प्लान दिखाते हैं तो भी ये बस प्लान दिखा देते हैं, बस इतना ही, बस इतना ही बता वेरी देते, नाइस मैम, वेरी इतना ही नाइस। बता। अच्छा सर एक बात बताइए, जब मैं क्रिकेट खेलने उतरूं, है ना सर, तो जी ऐसा हो सकता है कि आप एलबीडब्ल्यू मत मानिए, हेड विकेट मत मानिए, चौका मत मानिएगा, बाकी के मान लीजिए।
बाकी के मान लेंगे, ये 3 पॉइंट नहीं मानेंगे। चलेगा सर? वर्ल्ड कप जीत जाऊंगी मैं? वर्ल्ड कप जीतना है सर, 1 लाख नहीं कमाना मैम, है, ऐसा 3 लाख कमाना है ऐसा सर नहीं 5 साल। होगा, ऐसा नहीं होगा। आज मैं आप लोगों को अपनी पूरी मीटिंग से एक लाइन बस बिल्कुल। कहना चाहती हूँ, वो ये है कि सर क्रिकेट के अलावा बैडमिंटन भी बोल सकते थे, चेस भी बोल सकते थे, कोई भी गेम बोल सकते थे। आप वेस्टीज के अलावा कहीं और भी कोई कंपनी ज्वाइन कर सकते थे। आप मेरे ग्रुप के अलावा किसी और ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते थे। आप MLM के अलावा कोई भी जॉब कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जब आप वो करोगे तो रूल्स के साथ ही में करोगे। कर आप किसी भी टाइम सकते हो सर, परफेक्ट जब मैम, भी परफेक्ट। सर कभी भी चाहे क्रिकेट खेल सकते हैं, रात में भी खेल सकते हैं, दिन में भी खेल सकते हैं, सुबह भी खेल सकते हैं, किसी भी टाइम खेल सकते हैं सर। सर को किसी ने रोका नहीं है, लेकिन जब भी वो खेलेंगे रूल के साथ में खेलेंगे। एंड व्हाट इज द रूल ऑफ वेस्टीज? वेस्टीज का रूल कोई भी पर्सन जो यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख के बता दे, चैट बॉक्स में लिख के बता दे कि वेस्टीज का क्या रूल है। क्या वेस्टीज का ये रूल है कि टी शर्ट पहननी है? क्या वेस्टीज का ये रूल है? मैं आपको बताऊं, जो आपको अपलाइन को फॉलो करना होता है, वेस्टीज का रूल मतलब टी शर्ट पहननी होती है, ड्रेस में रहना होता है, ये जानते हो कि ये कौन से रूल्स हैं? ये सब वो रूल्स हैं जो आपके अपलाइन आपको जल्दी रिजल्ट दिलवाने के लिए करते हैं, कि आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाए और अच्छे रिजल्ट मिले। ये अपने आपके अपलाइन ने किया होता है, तो वो आपको बताते हैं कि अपलाइन को फॉलो करोगे जल्दी बढ़ जाओगे, अपलाइन को फॉलो करोगे जल्दी बढ़ जाओगे, टी शर्ट पहनोगे वेस्टीज की जल्दी बढ़ जाओगे, ड्रेस पहनोगे जल्दी बढ़ जाओगे। अब हमने बोला था कि आपको डायरी ले लीजिए, लेकिन आपको डायरी लेनी ही नहीं है ना? हम डायरी के बिना करेंगे, हम मीटिंग देखेंगे लेकिन हम नोट नहीं करेंगे, हम नोट करेंगे अपने दिमाग में नोट करेंगे। ये सब आपके डिसीजन चलते चले जा रहे हैं, राइट? और इससे आपको आपको उन्हीं डिसीजन के मुताबिक रिजल्ट मिलता चला जा रहा है, उन्हीं डिसीजन के मुताबिक। आपको पता है, एक गेम खेला होगा, कितने लोगों ने खेला है वो मुझे अभी मैं रूल बताऊंगी वेस्टीज का। अभी कितने लोगों ने वो गेम खेला है कि एक बिल्ली होती है, चूहा होता है, उसको रास्ते रास्ते मिलते हैं ऐसे करके, रास्ते रास्ते में पहुंचाना होता है उसको। कितने लोगों ने गेम खेला है कि चीज होता है, चूहा होता है, और मतलब पनीर रखी होती है, वहां तक पहुंचाना होता है, या फिर आप हो, घर है, ऐसे पहुंचाना होता है। ऐसा कभी गेम खेला है आपने? गेम खेला है ऐसा? गेम अपने न्यूज़पेपर में आता था पहले, अब मुझे नहीं पता कि अब आता है कि नहीं आता है, पहले आता था ऐसा करके, कॉमिक्स वगैरह में भी आता है। अब आपको जानते हो एक चीज पता है कि उस रास्ता जो है उसी पजल में है, रास्ता जो है उसी पजल में है, ध्यान दीजिएगा, रास्ता जो है वो उसी पजल में है। आप एक बार ऐसे हल्का सा देखते हो, हल्का सा, और आप अपनी पेंसिल घुमाना शुरू कर देते हो, पेंसिल घुमाना शुरू कर देते हो, और फिर अपने डिसीजन, देखो रास्ते सारे दिए हुए हैं, डिसीजन किसने बनाया? आपने डिसीजन बनाया, और आप अपनी पेंसिल को घुमाना शुरू कर दिए, और फिर आपका क्या हो गया? रास्ता हो गया बंद, रास्ता हो गया बंद। अब बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास में पेशेंस होता है, पेशेंस, वो दोबारा ऊपर जाते हैं और दूसरा रास्ता फिर ऑब्जर्व करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं वो, और फिर दूसरा रास्ता बनाना शुरू करते हैं, दूसरा रास्ते पे आते हैं, फिर दूसरा रास्ता भी बंद। जैसे गाड़ी चलाते हैं ना, बाइक चलाते हो, रास्ता हो गया बंद। अब क्या कहते हैं, बीवी पीछे बैठ के क्या कहती है कि अब हमको जाना ही नहीं है, घर चलो, अब हमको जाना ही नहीं है, बार बार आके रुक जा रहे हैं, इतना दूर आ रहे हैं, रुक जा रहे हैं, इतना दूर आ रहे हैं, रुक जा रहे हैं, अब घर चलो, अब बस बहुत हो गया। फिर जब आप उसको कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग, क्योंकि रास्ता तो उसी में है। अगर रास्ता नहीं होता तो शायद मैं जब वहां थी और यहाँ मंजिल थी तो मैं वहां तक पहुंचती ही नहीं, अगर रास्ता उसमें से नहीं होता तो। रास्ता तो उसी में से है, बहुत सारे लोग रास्ते उसी में पहुंचाए। अब मैंने उसको क्लोजली ऑब्जर्व किया और एक डिसीजन बनाया, करेक्ट डिसीजन, और वहां से मैं अपनी मंजिल पे पहुंच गई। क्यों? क्योंकि मैंने 3 बार पेशेंस रखा कि हाँ अब मुझे फिर से रास्ता सही करना है और सही डिसीजन बनाना है, हाँ मुझे फिर से रास्ता सही करना है, सही डिसीजन बनाने, हाँ मुझे फिर से रास्ता सही करना है, सही डिसीजन बनाने। दैट्स व्हाई मैं उतना पेशेंस रखने के बाद में आज मैं यहाँ पे, इस वजह से, क्योंकि मैंने कभी भी अपने अपलाइन के डिसीजंस को ऐसा नहीं कि काट दिया और अपना खुद का जल्दी बना के जल्दी उसको तुरंत फॉलो करने के ऊपर लगी
और कभी खुद के रूल्स नहीं बनाए। अब वेस्टीज का रूल क्या कहता है मैं आपको बताऊं। वेस्टीज का रूल कुछ नहीं है, वेस्टीज के सिर्फ 7 रूल है और कुछ नहीं। और इन 7 रूलों को लेके आपको बिजनेस में उतरना होता है। 7 रूल लेके, एक रूल भी छोड़ा आपने तो आप वर्ल्ड कप नहीं जीत पाओगे। सारे लोगों को लेके, और कुछ लोग तो ऐसे होंगे कहेंगे तुमको खेलने ही नहीं मिलेगा, तुम निकलो, क्योंकि तुम रूल ही नहीं फॉलो कर रहे हो। वो 7 रूल क्या है? यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप एंड टीम वर्क। टीम वर्क में जब जब आपको अपने आप टीम वर्क क्या होता है, अपलाइन को फॉलो करना कैसे आ जाता है जानते हैं? जो आपका एक्टिव ग्रोइंग, किसी ने बोला कि आपको इसी अपलाइन इसी अपलाइन इसी अपलाइन, नहीं, आपको बोला गया कि आपके अपलाइन और अपने डाउनलाइन के साथ में टीम वर्क करो। कौन से अपलाइन के साथ में? ये वेस्टीज नहीं बोला, ये वेस्टीज नहीं बोला। वेस्टीज ने बोला अपने अपलाइन और अपने डाउनलाइन के साथ में टीम वर्क करो, राइट? तो उन्होंने टीम वर्क करना शुरू किया। अपने इस अपलाइन से नहीं समझ में आ रहा, इस अपलाइन से करेंगे, इस अपलाइन से नहीं, इस अपलाइन से करेंगे, तो करेंगे अपलाइन से ही। टीम वर्क ऐसे ही होता है, और डाउनलाइन से करेंगे, इसीलिए अपने अपलाइन के साथ में फॉलो करेंगे और अपने डाउनलाइन को सिखाएंगे, राइट? तो हमेशा एक एग्जाम्पल बनने के लिए मुझे क्या बनना पड़ा? हमेशा ध्यान रखना कि आप अपने गेम को सिलेक्ट कर सकते हो। यू कैन चूज द गेम बट यू कैन नॉट चूज द रूल्स ऑफ गेम। आप कभी गेम के रूल्स को सिलेक्ट नहीं कर सकते, आप गेम्स को सिलेक्ट कर सकते हो। किस टाइम पे करना है ये भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप रूल को नहीं सिलेक्ट कर सकते। यही 7 काम करके ही आपको पैसा आएगा। और मैं आपको बता दूं कि आज भी ये 7 काम मैं करती हूँ। आज भी मैं अपने लॉगिन्स लगाती हूँ, आज भी मीटिंग्स करती हूँ। और अगर मैं आपको अपना व्हाट्सएप दिखा दूं, अभी दीपक सर का मेरे पास में मैसेज, दीपक मिश्रा सर का मैसेज आया कि मैम आपने मेरा मैसेज नहीं देख पाए। मैं आपको बताऊं कि मेरे ऊपर चैट में 2477 मैसेज है जो मैं अभी सीन नहीं कर पाई हूँ। वो जस्ट बिकॉज कि कहीं ना कहीं मैं अपने टीम को टाइम देती हूँ कि मेरा टीम जो है वो पूरा मेरे टीम पे मेरा टाइम जाए। और मैं, वरना मैं कितनी लॉगिन्स करा सकती हूँ, मैं हर बार लॉगिन कराने की कोशिश करती हूँ। और ये तब भी था जब मैंने ज्वाइन किया था, तब भी मैं एक पहले महीने में मैंने 65 प्लान दिखाए थे, पहले महीने में मैंने 65 प्लान दिखाए थे। वो मैंने नोट डाउन करके लिखा था कि मैं 65 प्लान दिखा रही हूँ। और मैंने अपने अपलाइन के सामने बैठी भी थी 65 प्लान दिखाने के लिए। मैंने अपने अपलाइन से कभी नहीं बोला कि क्या कि मुझसे नहीं हो रहा सर, मैंने ये कभी नहीं बोला। मैंने उनसे बोला कि सर मुझसे क्यों नहीं हो रहा, मुझसे क्यों नहीं हो रहा। जब भी मेरे अपलाइन मुझे बताते थे कि ऐसे ऐसे करना, ऐसे करना है, मैं उनसे ये बोलती थी सर 1 मिनट, मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ, इसमें कहाँ गलती हो रही है, इसमें गलती एक बार याद करके आई हूँ, फिर उसमें कहाँ गलती हो रही है, किधर किधर गलती हो रही है। क्योंकि हो सकता था कि अपलाइन जो मुझे बताते हैं मैं कुछ एक्स्ट्रा बोल दे रही हूँ, मैं कुछ गलत बोल दे रही हूँ, मैं कुछ अलग टाइप से बोल दे रही हूँ, ये हो सकता था। तो मैंने उनसे पूछा कि सर मेरा मॉक लीजिए, क्योंकि जब तक आप मेरा एग्जाम नहीं लोगे तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि कहाँ गलती कर रही हूँ मैं। इसीलिए एग्जाम्स होते हैं कि कभी टीचर सिखाती है, उससे नॉलेज नहीं आती। मैं आपको पहले बता रही हूँ, आज मैं भी आपको सिखा रही हूँ, उससे आपको नॉलेज नहीं आएगी, नहीं आएगी, मैं आपको बता रही हूँ। नॉलेज आपको तब आएगी जब आप उसको अप्लाई करोगे, जब आप किसी और को सिखाओगे, तब आपको नॉलेज आएगी। टीचर तो सबको समान ही सिखाती है, उसमें से टॉपर और फेलियर्स क्यों निकलते हैं? क्योंकि टॉपर उसको एक्सेप्ट करता है और फेलियर उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। आज यहाँ पे भी जितने लोग बैठे हैं उसमें से कुछ लोग मेरी बातों को एक्सेप्ट करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, और इसी में से एक नया यूथ आइकन बनेगा। इन्हीं में से कोई नया यूथ आइकन बनेगा जो आज मेरी बातों को एक्सेप्ट करेगा। तो सबसे पहले मैंने इस तरीके से काम करना शुरू किया और आगे बढ़ना शुरू किया। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी अचीवमेंट्स किस तरीके से रही। बहुत सारी जब मुझे किसी पर्सन ने बोला कि लड़कियों के टीम में नहीं ज्वाइन करना है, लड़कियों की टीम में नहीं ज्वाइन करना है, क्यों नहीं ज्वाइन करना है? क्योंकि लड़कियां ट्रैवल नहीं कर सकती। मैंने उनसे बोला थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बताया कि लड़कियां क्या नहीं कर सकती हैं। अब मुझे पता चल गया कि यही काम करने से मैं आगे बढ़ जाऊंगी। मैंने बस इतना बोला उनसे कि थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बताया। दिक्कत आई, बहुत सारी दिक्कतें भी आई मेरे साथ में। मेरे प्लान्स वगैरह में दिखाती थी, प्लान्स वगैरह में बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए, बहुत जगह पे ना भी सुना मैंने। 7 महीने लग गए मुझे प्लान को सही करने में। मुझे बहुत प्लान्स बहुत शो किया मैंने प्लान्स, राइट? और हर बार करेक्ट करती थी, हर बार करेक्ट करती थी। जब कोर्स आउट ऑफ कोर्स जाता था ना, तो आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन को प्रिपेयर करके आती थी कि हाँ ये आएगा, ये आएगा, इसको प्रेफर करेंगे, और हमेशा प्लान ज्यादा दिखाती थी।
क्योंकि ये MLM का रूल होता है कि प्लान ज्यादा दिखाओ। आप देखो कि अपनी टीम में ना ज्यादा ज्वाइनिंग कौन निकालता है? 5% वाला। 5% वाला ज्यादा ज्वाइनिंग निकालता है, उसको ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं होती है, लेकिन अपने एफर्ट से वो ज्यादा ज्वाइनिंग निकालता है। और हम जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज होते हैं वो ज्वाइनिंग नहीं निकालते, क्योंकि हम एफर्ट ही नहीं करते। बहुत बार ऐसा होता है, हम एफर्ट ही नहीं करते, इस वजह से हमारी ज्यादा ज्वाइनिंग नहीं निकलती। और मैंने अपने एफर्ट्स को और अपनी नॉलेज को दोनों बराबर रखा, कभी इसको कम कभी इसको कम ऐसा नहीं करने दिया, दोनों को बराबर रखा। और वो आज तक भी मेरे साथ में है। इसीलिए मैं दीपक सू सर की एक मीटिंग हो रही थी, उसमें उन्होंने मुझे बोला था कि सब लोगों को अपने नाम, एक ऐसा नाम अपने रखना है जो नाम आपको लगे कि आपके आपके जो वर्किंग है उसको दर्शाता हो, जो आपको लगा कि लोग आपको इस नाम से जानेंगे, इस तरीके से जानेंगे। वो कौन सी क्रिया होगी, वो कौन सा विशेषण होगा, वो क्या होगा जिससे आपको लोग जानेंगे। मैंने अपने नाम के आगे लगा था अनस्टॉपेबल, कि मैं कभी गिव अप नहीं करूंगी, मैं हमेशा आगे ही बढ़ती रहूंगी, और जितना मैंने अपना सीखा है, जितना उसको बराबर रखूंगी और हमेशा बढ़ाती ही चलूंगी, एफर्ट को भी बढ़ाऊंगी और नॉलेज को भी बढ़ाऊंगी। और इसी के ऊपर काम किया, और बहुत सारी जगह पे मैंने अपनी मीटिंग्स करनी शुरू की। मैंने पहले कानपुर कवर किया, कानपुर में 60 किलोमीटर दूर पे था। अभी कैसे करती थी, घर से दिक्कतें आती थी, बहुत दिक्कतें आती थी कि निकलने नहीं दिया जाता, तो पहले छोटे छोटे कवर किए जिसमें सुबह जाके शाम में वापस आना हो, ऐसे कवर किया मैंने। फिर धीरे धीरे यहाँ से शाहजहांपुर, यहाँ से गोंडा, यहाँ से पास में हमारा आता है सीतापुर, यहाँ पास पास की डेस्टिनेशन कवर करनी शुरू की, जो यहाँ से मैं सुबह जाऊँ और शाम में आ जाऊँ, ऐसे ऐसे करके। और जब ऐसे करके कवर करना शुरू किया तो मेरी कुछ टीम और बढ़ी, और मेरा जो चेक आया, लेट मी शो। सर आपको स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम, आपकी स्क्रीन विजिबल है। ओके, यस, ये मेरा फर्स्ट मंथ का चेक था 139 रुपीज, जब मैंने इस बिजनेस के साथ में गेन किया था। और जब मैंने इस पे काम करना शुरू किया, आप देखो कि कितने लोग गिव अप कर देते हैं। याद है ना, मैंने आपको बताया गलत डिसीजन बना बना के। तो आपको क्या लगता है मैंने गलत डिसीजन नहीं बनाए थे? आज आपको बस सिखा रही हूँ, क्योंकि अब मैं उससे सीख के, गलतियों से सीख के आज यहाँ पे पहुंची हूँ। आप ऐसा ना करें कि अपनी खुद की गलतियां और मैम की गलतियां दोनों अलग 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 ही करते। हमारी गलतियों से सीखें और उसको जल्दी करें। 139 रुपीज का चेक था। उसके बाद में मैंने सीखना शुरू किया, काम करना शुरू किया, चैलेंजेस आए, बहुत सारी जगह पे प्लान दिखाना शुरू किया। मेरे अपलाइन मुझे कॉल करते थे, और कॉल कर करके पूछते थे पूर्णिमा मैम कहाँ, तो पूर्णिमा मैम पता चलता था कि एक दिन में 5-5 डीएलसीपी पे रहती हैं, तो वो यही पूछते थे कि पूर्णिमा मैम कौन सी डीएलसीपी पे, आप कौन सी डीएलसीपी हो। ये नहीं पूछते थे पूर्णिमा मैम घर पे होगी, कहाँ पे होगी, कौन सी डीएलसीपी पे हो। मैं वो बताती थी मैं इस डीएलसीपी पे हूँ, चाहे धूप हो, बरसात हो, चाहे कैसा भी टाइम हो। मैंने हर टाइम में, जहाँ पे इवन ऐसा भी रहता था कि जहाँ पे छाव में लोग खड़े रहते थे वहां पे प्लान दिखा देती थी। छाव में लोग खड़े रहते थे, एक स्माइल से बात शुरू हो जाती थी, और सर यहाँ पे बहुत बारिश का मौसम है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, बताइए कैसे चलेगा, और यहाँ से बात शुरू हो जाती थी। ओला वाले को प्लान दिखा देती थी, सब्जी वाले को प्लान शो कर दिया था मैंने, अलग अलग जगह पे जाके। इवन अगर इवन होटल वगैरह किया हुआ है तो होटल वाले का नंबर ले लिया मैंने, उसमें उसको प्लान शो कर दिया। बहुत क्विक थे, हर जगह पे प्लान मैंने शो करना शुरू कर दिया था। और इस तरीके से मेरे चेक्स जो थे वो बढ़ते चले गए। और जब मैं थोड़ा सीख के काम करना अच्छी तरीके से समझ में आ गया, तो मेरा जो चेक था वो पहुंचा 16,217 रुपए। ये मेरे 7वें या 8वें महीने का चेक था। यस, ये मैंने कंटिन्यूअस बेसिस पे किया है। मैंने आपको बताया ना, 3 साल काम करने से कोई मतलब नहीं है अगर 3 साल में आपने अच्छी तरीके से काम नहीं किया। पार्ट टाइम करना है वेस्टीज, पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करना है फुल टाइम करो, बट डोंट डू इट नो टाइम। एक नया नो टाइम होता है जिसको कोई टाइम नहीं करना है, तो वो नो टाइम को हटा के पार्ट टाइम आप करिए, लेकिन करिए। राइट, मैंने करना शुरू किया, 16,000 का चेक बना। और 16,000, क्योंकि कहते हैं ना एक बिल्डिंग को बनाना सीखने में टाइम लगता है। मैंने भी दिए ना, 4 साल दिए। 4 साल के बाद में मैंने 2 साल प्रैक्टिस अगर मैं करूं तो उसके बाद में जाके मैं बिल्डिंग बनाने में थोड़ा सा ट्रेनिंग लेके तब मैं बना पाऊंगी। लेकिन एक बार बनाने में दिक्कत होगी, क्या दूसरी बार बनाने में उतनी ही दिक्कत होगी? नो। और मेरा नेक्स्ट मंथ का चेक था 24,101 रुपए।
नेक्स्ट मंथ का चेक था मेरा 29,000 रुपए, नेक्स्ट मंथ का चेक था मेरा 32,000। ये क्यों बढ़ता चला गया? क्योंकि कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मैंने इवेंट्स को पार्टिसिपेट किया, इवेंट्स को अपना प्रमोट करना शुरू किया, हर एक मीटिंग को प्रमोट करना शुरू किया, उसको हर जगह पे मैं प्रमोशन करती थी। और मुझे लगता है इवेंट्स जो होती है हमारी मीटिंग्स की जान होती है, एक्साइटमेंट एनर्जेटिक बहुत होना चाहिए। मैंने करना शुरू किया और मेरा चेक बढ़ता ही चला गया, 45,000 पहुंचा। और मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम पे जो मेरा हाईएस्ट चेक मैं ले पा रही हूँ वो है 2,57,000 महीना। यस, 2,57,000 आज के टाइम पे मेरा हाईएस्ट पे आउट है। और यहाँ पे मैंने आपके लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए मैंने ट्रांजैक्शन का मेरा मैसेज भी मैंने लगा के रखा हुआ है कि 2,12,000 मेरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुए हैं। और मैं आपको बताऊं, जब ये चेक आया था तो मेरे सबसे पहले जो मेरे पास में आए थे, दौड़ते दौड़ते मेरी मम्मा आए थे, उन्होंने पूछा कि सच में आता है? अरे भाई, इतना सच आया है? ये फेसबुक पे तूने झूठा तो नहीं लगा दिया? तब मैंने उनको अपने अकाउंट की ट्रांजेक्शन दिखाई थी और उनको लगा कि यस आया। आज यही पैसों की वजह से मैंने अपनी फैमिली के मेंबर को खोया था और आज वही पैसे मैं मंथली कमा रही हूँ। ये मेरे लिए एक बहुत ब्लेसिंग की बात है और बहुत अच्छा फील होता है कि आज मेरे पास में कम से कम इतने पैसे तो हैं कि मैं अपने फैमिली के लिए स्टैंड ले सकती हूँ। ये बहुत खुशी लगती है। और आपको बता दूं कि आज कोविड के टाइम में कितने लोगों ने अपनी फैमिली को खोया, आज कितने लोगों ने खोया। बहुत सारे लोगों ने, जानते क्यों खोया? क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो अपनी फैमिली को वो इलाज भी करवा सके, वो फैमिली को इलाज भी करवा। हम आज का सोचते रहते हैं, आज का सोचते रहते हैं, क्या हम कल का सोच के आज काम नहीं कर सकते? एक बार आज ही आज का देखना है। 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए की जरूरत अचानक से पड़ जाए, कौन पैसे देगा इतने? मैं तो सोचती थी कि 5 साल बाद में भी मुझे इतनी इनकम मिलती ना तो मैं तो बहुत खुश होती। और इसके आधे भी आती ना तो मेरा कुछ जान ही रहा है। यही सोच के मैंने बिजनेस को स्टार्टअप किया था। और आपको बताऊं, इस कोविड टाइम में जब 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था 2020 का, वेस्टीज बिजनेस ने, सब कुछ बंद था, जहां सब कुछ बंद था। आज लोग बोलते हैं कि बिजनेस चला रहे हो, आज वो लोग भी ना बिजनेस में इन्वेस्टमेंट जो है उनकी रखी रह गई। आज सब कुछ बिजनेस बंद हो गया और वेस्टीज बिजनेस ने सिर्फ 6 महीने के अंदर, अप्रैल से 6 महीने के अंदर में मेरे जो मुझे पे आउट, टोटल पे आउट 6 महीने का दिया था वो 11,79,000 था। 11,79,000 मेरे सिर्फ 6 मंथ का पे आउट था। और जहां सब कुछ बंद हो गया था, वेस्टीज ने अपने ऑपरेशन चालू रखे। मैं रचित सर को कॉल करती थी, मैं दीपक सर को कॉल करती थी, वीरेंद्र सर को कॉल करती थी कि सर मेरा ये पैसा यहाँ पे ये ऐसे हो गया है, ये कुरियर वगैरह इसको सही करवा दीजिए, ये प्रोडक्ट वगैरह वगैरह सब कुछ मैनेजेबल है। मैंने कहा ना, रास्ता उसी में है। जहाँ दूसरे इंसान कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? रास्ता तो उसी पजल में ही है, उसी पजल में गोल के रास्ता है। जब कोई दूसरा इंसान कर सकता है तो आप वो रास्ता क्यों नहीं सेलेक्ट कर सकते? हो सकता है आप बार बार गलत डिसीजन बना रहे हो, बार बार गलत डिसीजन बना रहे हो, एक बार सही डिसीजन बना के देख लो, आपको वो वहां तक पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। मेरी लॉकडाउन की इतनी इनकम थी। और मैं आपको बताऊं, यस, ये रिकॉग्निशन मिला वेस्टीज की तरफ से, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। इतना प्यार मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन, कहीं किसी जॉब में नहीं मिल पाता जितना मुझे इस बिजनेस ने दिया है। आज यहाँ पे इतने लोग आज मेरे साथ में रिटेन्ड है ना, ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि आज इतने लोग आज मुझे इतनी देर से बैठ के सुन रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग की बात है कि आज आप सभी लोग इतना मुझे प्यार करते हो। आज मैंने एक पर्सन को, उड़ीसा मेरे जो वहाँ पे हेड ऑफिस में है, वहाँ पे उड़ीसा के ब्रांच ऑफिस में है, उनको मैंने कॉल किया था जैसे एक प्रोडक्ट की डिलीवरी के लिए। उन्होंने कहा कि मैम अपना यूट्यूब चैनल कब खोल रहे हो? मैम हमें आपका सुनना है, किसी भी तरीके से आपको सुनना है बस मैम। इस तरीके से आज जो प्यार मिल रहा है मुझे नहीं लगता किसी और जगह पर मिल सकता था। और यूथ आइकन में मुझे शामिल किया गया। और मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से मैंने अपनी ग्रोथ हासिल की और मेरी हासिल की। बहुत सारे लोग जो आज मेरी इनकम के साथ में मैं उनको ग्रो करा पाई। और उसके साथ साथ में ये आप देख सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट, जिन लेडीज को लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, जो लोग मैरिड नहीं है, जितनी लेडीज, उनको ये लगता है कि यार लड़कियां हैं, ये तो दौड़ भाग के काम कर सकती हैं, हम नहीं कर सकते क्योंकि हम शादीशुदा हैं। और जितने शादीशुदा, मतलब जितने लोग शादीशुदा नहीं है, उन लड़कियों को ये लगता है कि लेडीज के पास में तो पैसे होते हैं परचेज करने के लिए, देने के लिए, हमारे पेरेंट्स हमें पैसा नहीं देते हैं इसलिए हम नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं, पजल में ही रास्ता है। अपने एक्सक्यूजेस को अगर साइड में करके आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि क्या कोई मैरिड औरत कामयाब नहीं है वेस्टीज में? क्या कोई अनपढ़ कामयाब नहीं है वेस्टीज में? क्या कोई पर्सन जिसके हाथ पैर नहीं है वो कामयाब नहीं है वेस्टीज में? क्या कोई अनमैरिड लड़की वेस्टीज में कामयाब नहीं है?
जब वो कामयाब है तो आप क्यों नहीं हो सकते। और ये मैं आपको बता रही हूँ, कुछ लोगों के चेक्स आपके सामने मैंने दिखाए, अपने टीम के गर्ल्स के कुछ चेक्स दिखाए, और ये मेरे टीम की वो गर्ल्स हैं जिन्होंने लॉकडाउन में पैसा निकाला है। मैं आपको बताऊं, कम से कम 24 एयर प्यूरिफायर्स निकाले हैं 1 महीने के अंदर में, ट्विंकल मेहता जी ने। इस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। अभी इस टाइम की बात कर रही हूँ, और उस टाइम पे उन्होंने 10-10 एयर प्यूरिफायर्स निकाले थे 1 महीने के अंदर में। ये भी तो गर्ल है। ये आप यहाँ पे देख रहे हो माधुरी मैम, इनका चेक मैंने इतना कम फिर भी क्यों स्टेटस पे लगाया, क्योंकि इन्होंने एग्जाम्पल सेट किया हुआ है। ये एग्रीकल्चर पहले महीने की इनकी इनकम 8,172, और कोई पास नेटवर्किंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं। इन सारी लेडीज को कोई पास नेटवर्किंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं, और आज ये ऐसे चेक कमा पा रही हैं। जब ये कर सकती हैं, आप क्यों नहीं कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, घर से हिली तक नहीं है, घर से हिली तक नहीं है, सिर्फ कॉल पैसा निकाला है, और इस तरीके से ग्रो कर रही है। और यस, ये मेरा वेस्टीज की तरफ से बहुत बड़ी ब्लेसिंग, थाईलैंड का जो मुझे ट्रिप मिल पाया, और ये कोरल बीच आइलैंड के पास की मेरी कुछ पिक्चर्स वगैरह हैं। बहुत ही अच्छा लगता है कि जब कंपनी हमें घुमाने लेके जा पाई। आज मैं इंडिया तक पूरा, इससे पहले की वेस्टी से पहले बात करूँ तो घूम नहीं पाई थी, गर्मी की छुट्टियां भी घर में मनाती थी, लेकिन वेस्टीज की तरफ से फॉरेन ट्रिप जाने का मौका मिला। अमेजिंग जर्नी, जो लाइफ में चाहते हो वो सब मिलेगा। बस कहते हैं ना कि इंसान जो लेने आया है उसको वही मिलता है। अगर आप यहाँ पे ये सब चीजें लेने आए हो ना तो पक्का मिलेगा। बस धैर्य बना के रखो और काम निरंतर करो। आज हर कोई इंसान यही बोलता है कि धर्म और कर्म दोनों ही इंसान को आगे बढ़ाते हैं, बस दोनों में टिके रहें। एडवेंचरस एक्टिविटीज की, और एक स्पेशल गिफ्ट जो मेरी मॉम ने मेरे अपने भाई अपने बेटे से एक्सपेक्ट किया था कि मेरा बेटा लेके आएगा। और आज मैं आपको बता दूं, ये मेरा घर भी जो है वो 2011 में बना 9 लाख के लोन पे। आज ये 9 लाख के लोन पे ये घर बना था। उससे पहले मैं नाना नानी के घर के पे छोटे घर में रहती थी। घर के ऊपर एक छोटा सा कमरा था, वहां पे मेरा किचन भी था, वहां पे सब कुछ था, वहीं पे उसी में रहती थी मैं। और ये घर बना 2011 में। और मैं अपनी फैमिली को, अपनी मॉम को जो उनके बेटे से एक्सपेक्टेशन थी वो मैं दिला पाई, और वो थी उनकी फर्स्ट कार। 2020 27 जनवरी को मैंने अपनी मॉम को गिफ्ट की 20 लाख की टाटा हैरियर। और आपको मैं बता दूं, 20 महीने के अंदर में मेरे पास में 20 लाख की कार थी वेस्टीज की तरफ से। 20 महीने में 20 लाख की कार। और आज में आप देख सकते हो कि आज जहां पे भी मैं जाती हूँ, मेरी मॉम की फोटो मेरे बगल में खड़ी हुई मिलती है। और क्या ये प्राउड मोमेंट आप अपनी फैमिली को नहीं फील करा सकते हो। हमारी फैमिली हमें जिम्मेदारी लेती है कि हम आपको, चाहे कितने भी बुरे बन जाओ, कितना भी मेरी बात मत सुनो, फिर भी मैं तुम्हें खाना दूंगी। मेरे फादर, आपके फादर ये जिम्मेदारी लेते हैं कि चाहे कितना भी निकम्मा मेरा लड़का निकल जाए, मैं इसको पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, पैसे इसके ऊपर लगाऊंगा। वो इस चीज की जिम्मेदारी लेते हैं कि कुछ भी हो जाए मुझे तो जाना पड़ेगा, मुझे तो पानी में भी जाना पड़ेगा, मुझे तो धूप में भी जाना पड़ेगा, मुझे कैसे भी करना पड़ेगा। मम्मी जिम्मेदारी लेती, मैं बीमार रहूंगी तब भी मैं खाना बनाऊंगी। हर चीज की जिम्मेदारी वो आपकी लेते हैं। आप जिम्मेदारी ले लेते हैं कि मुझे अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करने हैं। मम्मी पापा कभी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते, आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाते हो। आप कभी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाते हैं कि यस, मेरे ऊपर कोई दिक्कत आई, नहीं अब मुझे नहीं करना, कोई दिक्कत आई अब मुझे नहीं करना, बारिश नहीं करना, धूप नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। और मम्मी पापा जूते भी अरेंज कर रहे हैं कहीं से पैसे लाके, मम्मी भी अरेंज कर रही है किसी तरीके से उठ के, वो तो नहीं बोल रहे मेरे पास में ऐसा नहीं वैसा नहीं, वो तो अरेंजमेंट कर रहे हैं। और हमने जिम्मेदारी ली है, हम अरेंजमेंट नहीं कर रहे। अब आप सोच लो कि मम्मी पापा आपसे ज्यादा प्यार करते हैं कि आप अपने मम्मी पापा से ज्यादा प्यार करते हो। इस बात की आप जिम्मेदारी लो। मैंने अपनी फैमिली को गिफ्ट किया, और मम्मी के जो आंखों में खुशी के आंसू थे वो सब वर्थ इट था। सब वर्थ इट था कि मैंने अपनी फैमिली में जो भी दुख सहे, जो भी दिक्कतें सही, जो भी प्रॉब्लम सही, जो भी मेरा पास था, वो सब वर्थ इट था कि ये मेरी मॉम के आंखों में ये आंसू, जो खुशी के आंसू मैं दिला पाई। वो सारे चैलेंजेस जो मेरे लाइफ में आ रहे थे, दिक्कतें आ रही थी, इवन मेरे पास में इतने पैसे नहीं थे कि जब मैं दिल्ली में गई थी कि मैं वहां पे इवन कि मैं अपने एसोसिएट्स के सामने बहुत अच्छा खाना पीना वगैरह कर सकूं। बंगला साहिब में लंगर में बैठ के मैंने खाना खाया था। और वो दिन मुझे याद आता है कि उस टाइम कुछ तरीके से मैंने काम किया, जगह जगह पे जाके अलग अलग तरीके से बस में जाके। अभी भी मैं आपको बता दूं, पिछले साल के लॉकडाउन जब इवन थोड़ा सा खत्म हो रहा था, मैं रायपुर गई थी। रायपुर से 7 किलोमीटर की डिस्टेंस पे लोरमी एक एरिया पड़ता है, वहां पे बस से ही जाना होता है, पब्लिक लोकल बस में। यूथ आइकन बनने के बावजूद मैं वहां पे गई, और वो बस से जाके वहां पे मैंने प्लान देके आई, और आज वहां पे 30 की टीम मैंने खड़ी की वहां पे। तो ये मत सोचिए कि वो क्यों किया, क्योंकि मुझे अपनी मॉम को घर दिलाना है। अब वो घर की खुशी देनी है, क्योंकि यहाँ पे 9 लाख दिलाना है।
तो ये हमारे टीम अचीवमेंट्स है। कुछ सारी लेडीज ने भी बहुत सारे अचीवमेंट्स की हुई हैं। सो व्हाट नेक्स्ट, बहुत ही जल्द बहुत सारे अचीवमेंट्स और भी करनी है मुझे, और इस तरीके से आगे बढ़ना चाह रही हूँ और आगे बढ़ भी रही हूँ। तो थैंक यू। इस तरीके से मैं आपको आज मैं शायद कुछ चीजें आपको बता पाई, कुछ चीजें रिलेट कर पाई, और इसी तरीके से आगे बढ़ना भी है। मैं आप लोगों को जो मैंने बताया उसको अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए, उस अपने अप्लायंस को फॉलो कीजिए, जो आपको अप्लायंस आपको बता रहे हैं। आप अपने जो रिजल्ट है उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। अगर उस काम को जल्दी कर लेंगे, उस काम को जल्दी प्रिपेयर कर लेंगे बिना किसी अपने रूल बनाए, तो आप जल्दी आगे बढ़ जाओगे, वरना कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। एंड एक छोटा सा एडवाइस अगर मैं आप लोगों को दूं, छोटी सी एडवाइस अगर छोटी सी बच्ची आपको दे सकती है, वो ये दे सकती है कि अगर आपको अपनी लाइफ में बेस्ट अपलाइन चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको अपनी लाइफ में बेस्ट अपलाइन चाहिए, बी द बेस्ट अपलाइन। अगर आपको अपनी लाइफ में बेस्ट डाउनलाइन चाहिए, बी द बेस्ट डाउनलाइन। अगर आप अपने जो एक्सपेक्टेशन आप अपनी डाउनलाइन से करते हैं कि ये मुझे पीवी निकाल के देगा, ये परचेजिंग करेगा, ये बहुत सारे प्लान दिखाएगा, ये करेगा, वो करेगा, मेरी बात मानेगा, मेरी रिस्पेक्ट करेगा, मेरे से ऐसे करेगा, वैसे करेगा, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है, क्या आपके अपलाइन के लिए आप बेस्ट डाउनलाइन हो? क्वेश्चन योरसेल्फ। और जो भी एक्सपेक्टेशन आपके अपलाइन से आपको होती है कि ये मेरे कॉल पिकअप करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, मुझे हर वक्त सपोर्ट करते रहेंगे। अच्छा, ये सपोर्ट वर्ड तो मुझे सबसे खराब लगता है। सपोर्ट को हिंदी में कहते हैं सहारा। उस सहारा एक अपंग को दिया जाता है, अपंग को। अपलाइन आपको गाइडेंस देती है, कभी सपोर्ट नहीं देती। सपोर्ट आपको चाहिए भी नहीं, गाइडेंस चाहिए सर। गाइडेंस से आप खड़े हो और आपके पास में हाथ पैर दिए हुए हैं भगवान ने, उससे आप आगे कर सकते हो। तो कभी भी सपोर्ट मत बोलिएगा, गाइडेंस। मुझे अपने अपलाइन की गाइडेंस चाहिए, और आपको अपने अपलाइन के साथ में जो भी चीज चाहिए, देखें कि आप अपने डाउनलाइन को दे रहे हैं, राइट। आप उनकी कॉल पिकअप कर रहे हैं हमेशा टाइम पे। अगर आपने ये काम कर लिया ना, तो मुझे लगता है कि आप आगे बढ़ी जाओगे और आपको आगे कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई होप सो कि मैं अपने सेशन से कुछ समझा पाई आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पूर्णिमा मैम। और आपकी जो जर्नी है और आपने जिस तरीके से आज चीजों को शेयर किया है, वो हर एक व्यक्ति जो इस सेशन के अंदर है उसके लिए इंस्पिरेशन है। और जिस तरीके से आपने अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए, और स्टेप्स लेना ही बड़ी बात नहीं होती है, अपने स्टेप के साथ साथ खुद पे भरोसा होना और उस पे टिके रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो चीज आज हमें आपकी स्टोरी को सुनकर के सभी लोगों को ये चीज एहसास भी हुआ होगा, उन्हें सीखने को मिला होगा। और मैं बिल्कुल सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार हैंड रेस करके मैम का सम्मान करेंगे, धन्यवाद करेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने आज लोगों को वो सिखाया जो मैम ने कहा। बिल्कुल वो कहते हैं ना, छोटी सी उम्र, लेकिन छोटी सी उम्र में कई बार बेहतरीन और शानदार तजुर्बा देखने को मिल जाता है। और वो तजुर्बा लाइफ टाइम आपको और ज्यादा स्ट्रांग बनाता चला जाता है। आप जिस तरीके से आप स्ट्रांग हैं, जिस तरीके से आप जो है अपने आप को प्रेजेंट करते हो, आने वाला जो भविष्य है, हम आशा करते हैं कि आपका और बेहतर और शानदार इसी प्रकार से होता चला जाएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैम आपका। मैं देख सकता हूं लगातार लोग हैंड रेस करते चले जा रहे हैं, और ये जो हैंड रेस इतने सारे आते हैं, उस पे मैं एक ही बात हमेशा कहता हूं कि जब सब लोग इतना प्यार, आशीर्वाद और सम्मान देते हैं, इसका मतलब यही होता है कि ये कुछ और नहीं है, ये वही प्यार और सम्मान है जो आपने दूसरों को दिया था, वो वापस लौट करके आपके पास आ रहा है। सो इट इज रियली नाइस मैम, थैंक यू सो मच। और आज जितने भी लोग आज यहाँ पे ज्वाइन है, मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने हमें सपोर्ट किया, और साथ ही साथ जैसे कि मैम ने बताया कि आजकल मैम महाभारत और रामायण बहुत देख रही हैं, तो उन्हीं की भाषा में बोलना चाहूंगा कि आज से ही अपने अपलाइन के प्रति समर्पण शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब समर्पण करेंगे तभी सामर्थ्य का जन्म होगा और आप सब लोग बेहतर तरीके से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाएंगे। तो आप लोग आज से ही लग जाइए, लगे रहिए दोस्तों, यहाँ सब कुछ संभव है। सफलता आपको जरूर मिलेगी, हाँ वक्त थोड़ा लग सकता है, तो पेशेंस रखिए, बढ़ते रहिए। मैम की स्टोरी आज आपने सुनी, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस एंड एवरीवन हियर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से हम अगले मंगलवार को एक और पावरफुल लीडरशिप के साथ मुलाकात करेंगे, एक पावरफुल यूथ लीडर के साथ मुलाकात करेंगे। सेम मीटिंग आईडी, सेम पासवर्ड पे, तो बने रहिएगा हमारे साथ अगले एपिसोड में, यानी सीजन
2 के दूसरे एपिसोड में। टिल देन, थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे एंड वंडरफुल करियर अहेड। थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच।